हेलो इंजीनियर्स, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसने हमेशा से हम इंजीनियर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम किया है। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विदाउट यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट ऑन साइट। मैं इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर गौरव सोनघुटिया आप सभी का स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में। तो इंजीनियर्स, हम अपना टॉपिक आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेयरिंग कैपेसिटी होता क्या है। आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे स्लाइड में, ये हमेशा हमारा एक कन्फ्यूजन रहता है कि साइट पे जाने के बाद कि बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है सॉइल की। तो बेयरिंग कैपेसिटी का एक आसान सा डेफिनेशन है। बेयरिंग कैपेसिटी मतलब होता है सॉइल की क्षमता, किसी भी मिट्टी की कितनी क्षमता है जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है या स्ट्रक्चर बनाना है, उसकी क्षमता कितनी है लोड कैरिंग करने के लिए। हम उसमें सबसे पहले देखेंगे उसके मेथड्स कितने होते हैं बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। तो बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहले होता है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी एंड द सेकंड वन इज अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, बट हमें ये भी पता रहना चाहिए कि हमारी मिट्टी की आखिरी की क्षमता कितनी है। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हमेशा 2 से 3% लोअर होता है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के। और हम इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट हमेशा ड्राइंग ऐसा डिज़ाइन करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के रेंज के अंदर आ जाए। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है जब किसी भी मिट्टी का या सॉइल का सहन करने की ताकत खत्म हो जाती है और वो भसकना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आप लोग को समझाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक एग्जांपल है रबर बैंड का। जब हम किसी भी रबर बैंड को, जैसे कि आप जानते हैं रबर बैंड को हम अगर स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच करें और छोड़ दें तो वो वापस अपनी साइज़ पे आ जाता है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है उसमें। उसी प्रकार अगर हम उसको ज़्यादा स्ट्रेच करें और उसकी क्षमता से ज़्यादा खींचें, उसको ज़्यादा फोर्स लगाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं टू अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके वो ऐसा ब्रेक हो जाएगा। ये जो ब्रेक होगा इसी को बोल देंगे अल्टीमेट पॉइंट ऑफ रबर बैंड, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हमारी मिट्टी का भी खेल होता है। अगर हमारी मिट्टी का कैपेसिटी 50 किलोन्यूटन का है और हमने उसके ऊपर 100 किलोन्यूटन का लोड दे दिया तो वो स्ट्रक्चर डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात की थी वीडियो में कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है मिट्टी की वो क्षमता जब तक वो डिस्प्लेस होना ना शुरू कर तब तक वो लोड कैरी कर सके, उसको बोलते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले किसी भी साइट पे। और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हर फुटिंग के लिए चेक करना भी ज़रूरी होता है। अगर हम हर फुटिंग के लिए चेक नहीं करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक फोटोग्राफ है जिसमें ये वाला जो पार्ट आ रहा है इसमें सेटलमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब पूरा सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के अंदर इसमें जितना लोड आ रहा है ये प्रॉपर है, उतना उसका कैपेसिटी है मिट्टी का कि वो सेटलमेंट नहीं होने दे रहा है। सेकंड आता है यूनिफॉर्म सेटलमेंट, जिसमें मिट्टी पूरी दबती है, हमारा स्ट्रक्चर धीरे धीरे डाउन होता है, वो बोलते हैं जिसमें ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ डाउन हो रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सेटलमेंट। यहाँ पे जो लोड आ रहा है ये एक साथ आ रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म सेटल हो रहा है। अब जैसे ये वाला जो पार्ट है हमारा डिफरेंशियल सेटलमेंट का, अब ये एक साइड से क्यों हो रहा है? एक साइड से इसलिए हो रहा है कि हमने कहीं पे इसके इंजीनियर ने कभी यहाँ चेक किया होगा, यहाँ चेक किया होगा, यहाँ चेक किया होगा, यहाँ नहीं किया, ये सोच के कि सब सही है, हो जाएगा, चल जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर रह लेगा। लेकिन जब यहाँ लोड ज़्यादा पड़ा और सपोज़ यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बहुत अलग अलग फैक्टर से हो सकता है, सपोज़ वहाँ की मिट्टी लूज़ हो या वाटर इफेक्ट हो या कुछ भी हो, उसके वजह से डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, आपके पूरे स्ट्रक्चर में एक साइड ऐसे क्रैक जनरेट हो जाएगा। आपका जो घर है या कोई भी स्ट्रक्चर है वो डिस्प्लेस हो सकता है, सेटल हो सकता है, और सेटलमेंट की वजह से क्रैक्स आ सकते हैं जिसके वजह से आपको नुकसान हो सकता है। तो उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने से पहले सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। अब जिस प्रकार से मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी में रबर बैंड का, उसी तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का, जिससे आपको आसानी होगी समझने में कि मिट्टी में हम क्यों टेस्ट करते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे एक बेबी बैठा हुआ है जो कि इस चेयर पे बैठा है, ये जो ब्लू कलर की चेयर दिख रही है। अब इसका सपोज वेट है 10 kg का, इस बेबी का वेट है 7 kg का। तो अगर ये कोई भी बच्चा हो उसके ऊपर अगर बैठ जाता है तो वो सह लेगा, उसको आराम से सह लेगा। लेकिन
अगर हमने किसी बड़े व्यक्ति को उसी चेयर पर बैठा दिया जिसका व्यक्ति का वेट है 100 किलो और चेयर का कैपेसिटी है 10 किलो का, तो ये डिस्प्लेस होना शुरू कर देगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया, अगर मिट्टी की क्षमता 50 की है और बिल्डिंग 100 किलो न्यूटन दे रहा है तो डिस्प्लेस होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले लगता है रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल का फॉर्मूला आता है वेट ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई हाइट ऑफ फॉल डिवाइडेड बाय एवरेज डेप्थ ऑफ डिप्रेशन। अब ये एवरेज डेप्थ ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेट ऑफ क्यूब कैसे फाइंड करेंगे। अब वेट ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास जो क्यूब पड़ा है वो मैं सीधा जाके वेइंग मशीन में रख दूं और वेट करके ले आऊं। हमारा टॉपिक ही है आज का कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज़ किए हमें सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो उस सेफ बेयरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए वेट ऑफ क्यूब हम साइड पर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये हमारा क्यूब है, कॉन्क्रीट क्यूब। अब इसमें ये जो पोर्शन है ये हमारा लेंथ का पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये विड्थ का पोर्शन है जिसको ब्रेड्थ भी बोला जाता है, और ये वाला पोर्शन हाइट का है। तो वेट ऑफ क्यूब निकालने के कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि वेट ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और डेंसिटी ऑफ क्यूब होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू होती है। तो जब हम L की वैल्यू, B की वैल्यू और H की वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी करेंगे तो हमको वेट ऑफ क्यूब डायरेक्ट मिल जाएगा बिना किसी वेइंग मशीन के। ये हो गया कुछ रिक्वायरमेंट सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालने की। अब सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं बताऊंगा कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है या कौन सा मेथड परफॉर्म किया जाता है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालने की बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो अब हम देखते हैं ऐसा कौन सा मेथड है जो SBC निकाल सकता है सॉइल का बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो वो मेथड होता है हमारा दोस्तों ड्रॉप वेट मेथड। अब ड्रॉप वेट मेथड क्या होता है तो देखिए, एक फोटोग्राफ के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उसके बाद मैं आपको साइड पे परफॉर्म करके भी बताऊंगा कि ड्रॉप वेट मेथड हम परफॉर्म कैसे करते हैं साइड पे, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारे स्लाइड में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है क्यूब। अब इस क्यूब का जो ये वाला पोर्शन है, लोअर पोर्शन बेस, वहाँ से लेके मिट्टी तक की हाइट जो होती है हमारी, ये होती है हाइट ऑफ फॉल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हो गया हाइट ऑफ फॉल। अब ये जब मैं क्यूब ऊपर से किसी हाइट से छोड़ रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं जाके दबेगा, अपना मार्क छोड़ेगा। तो ये जो पोर्शन होता है ये होता है L इंटू बी का, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और ये जो डिप्रेशन दे रहा है, जो प्रेस कर रहा है, जो गड्ढा हो रहा है वहाँ पे हमारी सॉइल पे, उसको बोलते हैं D। अब ये D क्या होता है तो D होता है डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन। अब हमारे फॉर्मूले में क्या दिया हुआ था? एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन। तो इसको हमें एक जगह नहीं करना है, इसको हमें जगह जगह करना है। तो सपोज हमने 1 बाय 1 मीटर का एरिया लिया, 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में हम जहाँ जहाँ इसको 2-3 बार करेंगे उसका हम डिप्रेशन चेक करेंगे, स्केल करेंगे। अब वो स्केल करने के लिए हम टेप यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। और जगह जगह का वैल्यू आने के बाद में, सपोज मेरा वैल्यू आया 1 + 1 + 1 डिवाइड 3, अब मेरे को इसका एवरेज मिल जाएगा, कुछ ना कुछ इसका एवरेज आएगा 1 का। तो ऐसे टाइप का जो भी कुछ आंसर आएगा आपका वो आपको लेना है एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन में। अब हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और इसका कैलकुलेशन उस परफॉर्म करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं साइट पे। तो इंजीनियर्स, हम आ गए हैं आज अपनी साइट पे जिसमें हम देखेंगे कि ड्रॉप वेट मेथड हम कैसे परफॉर्म करते हैं सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा क्यूब। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा एक क्यूब रखा हुआ है। तो इंजीनियर्स, ये हमारा क्यूब है जिसका ये वाला पोर्शन लेंथ का होता है, ये वाला विड्थ और ये वाला हाइट। तो इसका हम वेट कैसे निकालते हैं मैंने आपको वीडियो में प्रॉपर बताया हुआ है, बट यहाँ हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे कि मैंने वहाँ एग्जाम्पल लिया है कि कुछ ऊपर हाइट से हमें क्यूब को छोड़ना होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया है 2 मीटर का, यहाँ पे हम 2 मीटर से नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अपनी हाइट सुविधा अनुसार हम इसको छोड़ेंगे। तो जैसे कि ये हमारी साइट है, ठीक। तो इंजीनियर्स, आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये है कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। जैसे कि फॉर्मूला था सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल
अपॉन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंजीनियर्स, ये हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है, क्यूब का कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है। तो ये हम देखेंगे कि जो हमारा नेचुरल सॉइल था, इसमें क्यूब पटकने के बाद कुछ हाइट से क्यूब छोड़ने के बाद में कितना mm का इम्प्रेशन आया। तो हम इसे गिन लेते हैं। आप इसे टेप से, स्केल से गिन सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो ईजिली। देखिए यहाँ पे आ रहा है 20 mm का। तो इसी को लेके हम आगे सॉल्व करेंगे, इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि इसका सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और ये मैंने एक जगह करके दिखाया है, ऐसा आपको जगह जगह करना है ताकि आप उसका एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन निकाल सकें और उसके बाद डी का वैल्यू पुट कर सकें फॉर्मूले में। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशन की ओर। अब जैसे कि मैंने आपको साइट पे परफॉर्म करके बताया कि इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है, उसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको कि अगर हमें जो साइट दी गई है या आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं और वहाँ साइट आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि वहाँ एक्सकवेशन हो गया फुटिंग का, तो आप एसबीसी कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आपको मिल जाता है साइट पे, तो आप क्या करेंगे? आपको हड़बड़ाना नहीं है, आप इसमें भी एसबीसी फाइंड कर सकते हैं। अब एसबीसी इसमें कैसे फाइंड करेंगे? सपोज ये आपका हो गया एनजीएल। अब ये एनजीएल में ये हो गई आपकी सॉइल की पोर्शन जो अंदर रहता हुआ है। अब हमें इसमें, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया कि नॉर्मल सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं एक्सकवेशन से पहले, वैसे ही मैं अब बता रहा हूँ कि एक्सकवेशन के बाद हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारी मिट्टी की क्षमता प्रॉपर है कि नहीं, और हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और मैं आगे जाके अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि बिल्डिंग का लोड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एसबीसी फाइंड करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एसबीसी कैसे फाइंड किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका एक एक्सकवेशन पीट। एक्सकवेशन पीट मतलब है गड्ढा जो हमने फुटिंग के लिए किया है। अब दूसरा हो गया ये आपका एनजीएल हो गया, ये हो गया कंक्रीट क्यूब, ये हो गया हाइट ऑफ फॉल, जो कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 मीटर का लिया है, 2 मीटर का एग्जांपल लिया है। ये हो गया हमारा क्यूब, ये हो गया डी, और ये हो गया डी का फुल फॉर्म डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि सपोज यहाँ पे मैंने किसी को खड़ा कर दिया, या सपोज मैं खुद ही खड़ा हूँ, मैंने क्यूब पकड़ाया और क्यूब मैंने ऊपर से फॉल किया। क्यूब हमें जस्ट एनजीएल के लेवल से ही फॉल करना है, ज़्यादा ऊपर से नहीं। एनजीएल के लेवल से मैंने फॉल किया। अब नीचे जाके जो इम्प्रेशन होगा, जो यहाँ पे ये जो इम्प्रेशन हुआ है, ऐसा हमें 2-3 जगह करना है ताकि हमें एवरेज डेप्थ मिल सके इम्प्रेशन का, जो हम फॉर्मूले में पुट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने 2 बार पुट करके दिखाया। अब ये दोनों का वैल्यू जो भी आएगा उसे हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशन की ओर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए उससे पहले निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा था रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल का क्या फॉर्मूला था? रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल का फॉर्मूला था वेट ऑफ क्यूब मल्टीप्लाई हाइट ऑफ फॉल डिवाइडेड बाय एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन। ये हो गया। जब ये सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। अब कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया क्या होता है? तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होता है, जैसे कि सपोज ये क्यूब है। अब ये जो मिट्टी में मेरा डिप्रेशन दे रहा है, जब मैं ऊपर से छोड़ूंगा तो नीचे एक स्क्वायर बन जाएगा। अब वो स्क्वायर होगा L/B का, ये L हो गया, ये B हो गया, ये हो गया हमारा एरिया, जिसमें हाइट नहीं गिनी जाती, सिर्फ L/B होता है। वो हो गया कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। अब डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? सबसे बड़ी बात, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन टाइप पे, एक्सपोजर पे, कि हम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर मेरी कोई बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, यूजुअली उसका रेंज होता है 2 और 3, 2 to 3। और अगर हाई राइज बिल्डिंग है या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन है तो हम 3 के लिए जाते हैं। अभी हमने फॉर एग्जांपल 2 लिया हुआ है। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि 2 से हमने कैसे सॉल्व किया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लेके, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग अभी ले रहे हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग, नॉट अ हाई राइज बिल्डिंग। ओके, अब हम बढ़ते हैं कैलकुलेशन की और ये हो गई थी फॉर्मूले की बात। अब हम देखेंगे इन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। देखिए सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ सॉल्व करके दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने साइज़ लिया है क्यूब का 150 बाय 150 बाय 150 mm। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, ये हो गया हमारा हाइट, ये हो गया ब्रेड्थ और ये हो गया लेंथ। अब ये जो 150 mm लिखा है, इसको सिर्फ कन्वर्ट करके मैंने मीटर में लिखा हुआ है 0.15 मीटर। और एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन मैंने लिया है 20 mm का। सपोज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, 2-3 जगह हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो भी इनकी हाइट आएगी उसका एवरेज वैल्यू लेना है। तो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए 20 mm लिया है मेरा एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन, जो कि मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आया है 0.02
मीटर। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या लिया हुआ है। आगे लिया हुआ है हाइट ऑफ फॉल 2 मीटर का। जहाँ से हमने क्यूब का जो बेस है वहाँ से हाइट है हमारी एक्सकवेशन पिट की 2 मीटर। या फिर प्लेन साइड पे हमने जहाँ से भी परफॉर्म किया है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, उसकी हाइट थी 2 मीटर की। वो हो गया हाइट ऑफ फॉल। दूसरा हो गया डेंसिटी ऑफ क्यूब। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डेंसिटी ऑफ क्यूब होता है 2400 kg पर क्यूबिक, ये हो गया। देन अब हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। उसके पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा वेट ऑफ क्यूब बिना मशीन के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज़ किए। तो यहाँ देखते हैं वेट ऑफ क्यूब कैसे फाइंड किया जाता है। ये हो गया आपका L का वैल्यू, ये B और ये H। तो ये जो B का वैल्यू है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 150 बाय 150 बाय 150 mm, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मीटर में। और ये जो डेंसिटी की वैल्यू है मैंने यहाँ से ली है 2400 kg पर क्यूबिक की। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, आप यहाँ देख के मत बैठिए, आप कैलकुलेटर निकालिए, सॉल्व कीजिए और हो सके तो इस कैलकुलेशन को नोट करके रखिए। ये वीडियो आपको हमेशा काम आएगा। अब आगे कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं, जिसका आंसर आया जो मैंने कैलकुलेट किया है 8.1 kg। अब 8.1 kg तो आ गया, मेरे को वेट ऑफ क्यूब मिल गया। अब वेट ऑफ क्यूब मिल गया तो मैं रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि हाइट ऑफ फॉल मेरे पास पहले से है 2 मीटर का, और एवरेज डेप्थ ऑफ इम्प्रेशन भी है मेरे पास ये वाली वैल्यू 0.02 मीटर की। इसको बस मैं पुट करता हूँ फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में जो भी आंसर आएगा 810 किलो का हमारा आंसर आ रहा है। ये है रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, सेफ बेरिंग कैपेसिटी नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल का आंसर आता है 810 किलो, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से जो मैंने आप लोग को समझाने के लिए लिया हुआ है। अब हमें रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल मिल गया है, तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल मिल गया तो हम अब निकालेंगे सेफ बेरिंग कैपेसिटी। सेफ बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, ये हो गया कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया मतलब A, और ये हो गया FOS मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो हमने 2 लिया हुआ है फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो हम यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसमें सब अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 18,000 किलो पर स्क्वायर मीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया मैंने यहाँ बताया हुआ है कि क्या होता है, FOS कितना लिया हुआ है हमने, लेकिन ये तो हो गया kg पर स्क्वायर मीटर में। हमें कभी भी कोई इंजीनियर हो गया, कोई PM हो गया, हमें पूछेगा कि कितने किलो न्यूटन में आया आपका आंसर, तो किलो न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे kg को, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 kg पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 0.0098 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब ये स्क्वायर मीटर और स्क्वायर मीटर मैंने सेम रखा है, सिर्फ kg को किलो न्यूटन से कन्वर्ट किया है, क्योंकि स्क्वायर मीटर तो हमको चाहिए कि पर स्क्वायर मीटर में कितना लोड आ रहा है, SBC कितना आ रहा है। तो अब हम देखेंगे 0.098 1 kg के लिए, मतलब 18,000 kg के लिए कितना होगा। सरल है दोस्तों, 18,000 किलो न्यूटन को हम 0.0098 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 176.4 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये हो गया आपका SBC। इस तरह से हमने कैलकुलेशन का पार्ट पूरा कर लिया है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमेशा हमको याद रहने चाहिए साइट पे जाने से पहले, क्योंकि अगर आपको कोई रिपोर्ट लाके देता है, कोई ठेकेदार रिपोर्ट लाके देता है कि सर इसका SBC इतना आया, तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन से रेंज से कौन से रेंज तक हमारा SBC आना चाहिए और कौन से रेंज में नहीं आना चाहिए। अलग अलग एक्सपोजर में अलग अलग मिट्टी का SBC अलग होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो हमें याद रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मिनिमम SBC होना चाहिए किसी भी सॉइल का फॉर रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, जो कि हमने एग्जाम्पल लिया था 100 से 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में। हमने जो फाइंड किया उसका वैल्यू आया 176.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब हमारा कैलकुलेशन भी सही है, हमारी मिट्टी भी सही है जो लोड कैरी कर सकती है। और फॉर हाई राइज बिल्डिंग, ब्रिजेस हो गए, होटल हो गया, बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया जिस पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो उसका SBC ज़्यादा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 100 और 200 के बीच में ही आएगा। 100 और 200 सिर्फ रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए ही है। फॉर हाई राइज बिल्डिंग, ब्रिजेस और डिफरेंट बिग स्ट्रक्चर्स के लिए उसका SBC ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आप लोग के लिए नोट मैंने लिख के रखा हुआ है, ये आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम एक बार समराइज करेंगे कि हमने आज के पूरे वीडियो में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा, क्या क्या कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पहला पॉइंट, हमने कैलकुलेट किया सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल फॉर डिज़ाइन फुटिंग। हमने सिर्फ फुटिंग को डिज़ाइन करने के लिए सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड किया एक सॉइल का। अब दूसरा हमारा पॉइंट है, हमने जो एग्जाम्पल लिया फॉर 1 मीटर स्क्वायर, उसके लिए हमारा आंसर आया SBC का 176.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हम देखेंगे कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हमें हर एक्सकवेशन के लिए फाइंड करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके बिल्डिंग में 16 कॉलम्स है और 16 कॉलम्स के लिए 16 फुटिंग होगी, 16 फुटिंग का मतलब
16 एक्सकवेशन पीट किए जाएंगे। तो आपको 16 के 16 का SBC फाइंड करना है ताकि आपका स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, उसे कुछ ना हो। इसलिए अब आपको यहाँ जैसे मैंने लिख के दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट आपको बताया है, हमें SBC फाइंड करना ज़रूरी है हर फुटिंग के लिए, हर एक्सकवेशन पीट के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके डाउट्स क्लियर हों और SBC को लेके आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, आपको कुछ नहीं समझा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप चाहते हैं मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊँ जो आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ उसमें या मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ज़रूरी है मेरे लिए, तो प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, करना है खास, चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।